हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको इश्यू आंसर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आज हम एक प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे और इसकी अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे कि इसमें किस तरह क्वेश्चन आए थे और क्या थे। ये पेपर जो हमारा है ये आपका बीएससी और बीकॉम को मिलता है। ये सेम टू सेम पेपर बीए में भी मिला हुआ है, ठीक है। 2 सेकंड रुकिए। ये पेपर आपका को करिकुलर का है, ठीक है। को करिकुलर में आपको जो मिलता है सेकंड सेमेस्टर में वो मिलता है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। ये बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों को मिलता है, तो यहाँ पर बीए भी लिख लीजिए, ठीक है। बीए वालों का एग्जाम हो चुका है और जो ह्यूमन का पेपर उनका आ चुका है, तो उसी टाइप का ये है। ये 2025 का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर बीएससी, बीकॉम या बीए कोई भी बच्चे हो वो आप ले सकते हो। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ह्यूमन वैल्यू वाले, जो ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज वाले और भी पेपर देखने को मिल जाएंगे। जो बीए के हुए थे वो वाले पेपर भी रखे हुए हैं, उसके सॉल्यूशन भी रखे हुए हैं, तो आप वो भी देख लेना पहले, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वाले पेपर पर। इस वाले पेपर में देखते हैं क्या है। पेपर इजी था, कोई बहुत बड़ा हार्ड पेपर नहीं था और मैंने पहला भी आपको बताया हुआ है। अगर किसी ने वीडियो पहले ली है मेरी, तो इन पेपर्स में जो को करिकुलर वाले पेपर हैं उनमें थोड़े से ये मान के चलिए कि इजी होते हैं और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सिंपल से एक ये समझ लीजिए आपके 6 सेंस वाले क्वेश्चन है या थोड़ी सी सेंस है आपके। अगर आपको पता है, कुछ चीज़ें आपको पता है, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। जैसे कि ये है क्वेश्चन, अब देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ा या कुछ भी चीज़ मैं नहीं जानता, फिर भी इस क्वेश्चन को हम करके देखेंगे। देखो कैसे, व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्य क्या है। अब देखो पूछ रहा है कि मानव का मूल्य क्या है। क्या लॉ ऑफ फिजिक्स से मानव के मूल्य का क्या लेना देना, ठीक है। मैथमेटिक्स फॉर्मूला, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से मानव का क्या लेना देना। इकोनॉमिकल थ्योरी हो सकती है, लेकिन मूल्य में इकोनॉमिकल थ्योरी आएगी। तो एक चीज है जिसे बोलते हैं मॉरल प्रिंसिपल, या जिसे हम बोलते हैं आचरण, कहते हैं ना अच्छा आचरण होना चाहिए, नैतिक सिद्धांत होने चाहिए। तो क्या आपका बिहेवियर के बारे में आपके मानव मूल्य होंगे? बिल्कुल हाँ होंगे। तो मैंने एक पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, जो पीछे एक वीडियो पड़ी हुई है ह्यूमन वैल्यू वाली, तो आप उसे देखना। तो उसमें मैंने बताया था जहाँ पर भी मोरल की बात है, मोरल, अचीवमेंट, होनेस्टी, ऐसे वर्ड देखने को मिले, आप आंख बंद करके लगा देना, वही सभी ह्यूमन वैल्यूज में है, ठीक है। अच्छे आचरण करना, स्वभाव में अच्छा होना, अच्छा बिहेवियर होना, गुड बिहेवियर, होनेस्टी, ये सारी चीज़ें आपके ह्यूमन वैल्यूज़ के पार्ट में ही आती है। मोरल वर्ड तो जहाँ भी दिख जाएगा ना वहीं रुक जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोरल वैल्यू, इनमें से क्या मोरल वैल्यू। मैंने क्या बताया, देखो सीधी सी बात, जहाँ पर क्या है इस तरह के वर्ड आए, होनेस्टी आ गया नहीं आ गया। जैसे यहाँ ऐसे वर्ड मिले, देखो स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, हाइट से कोई लेना देना नहीं है, वेट से कोई लेना देना नहीं है, मेनली क्या है होनेस्टी। अब देखो ये 2 क्वेश्चन किए और दोनों क्वेश्चन किस टाइप के थे। अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा हो फिर भी आप बड़े आराम से टिक कर सकते हो, एक सिंपल सी बात है। तो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक मूल्य पूछ लिया आपकी बार। तो आध्यात्मिक मूल्य क्या होगा, अध्यात्म क्यों करते हैं, मतलब कि स्पिरिचुअल हम पूजा पाठ या कुछ भी चीज़ क्यों करते हैं। स्पिरिचुअल वैल्यू चीज़, स्पिरिचुअल चीज़ें या आध्यात्मिक इसलिए होता है कि आपकी अंदर से शांति मिले, आपको आंतरिक शांति। सुनते हैं ना कि कहते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर से शांति चाहिए, या मैं योगा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शांति चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपका इनर पीस एंड पर्पस हो जाएगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन उस पेपर में भी है जो आप पीछे वाला पेपर हमने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोशल वैल्यू इंक्लूड्स, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड में आ गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। अभी क्या बोलता है, सामाजिक मूल्यों में कौन शामिल है। सामाजिक मूल्यों में क्या भूख और नींद, सिंपल सी बात है, गलत है। तो कलर शेप नहीं, रंग रूम से कोई लेना देना नहीं है। इंजन का आकार, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो काइंडनेस, वही दया लाना, सम्मान लाना, ये सारे वर्ड्स बस आप बांध के रख लीजिए, आपका पेपर बड़ा इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। 5th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारतीय संगठन में मूल्य प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिंपल सी बात है, आपको जाना है किस चीज पर, नैतिक, अच्छा, एथिकल, मोरल, इन चीजों पर। और आपका ऑप्शन बी जो कि है बिल्ड एथिकल कल्चर, तो इसका आंसर ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये इसी तरह से करना है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन लेट्स
2 क्या पूछा, किसी संगठन में मजबूत मूल्य प्रणाली क्या होती है? सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है। तो क्या है भाई, एथिकल, जहां पे एथिकल, मोरल, ये सब कुछ दिख जाए आप टिक कर दो, नॉर्मल सा एकदम टिक कर दो, ठीक है, आंसर ही देखने को मिलेगा आपको वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन बिजनेस वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट फोकस ऑन, मतलब कि व्यवसाय में मूल्य आधारित पर, बिल्कुल सेम रिपीटेड क्वेश्चन, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आधा आधा पेपर रिपीटेड है। और मुझे क्या, मैंने क्या बताया था, जहां एथिकल, ये सारे वर्ड्स देख लो और वहीं पे आप टिक कर दो। देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने और ऑप्शन पढ़े ही नहीं, मैंने सिर्फ एथिकल देखा और एकदम से टिक कर दिया और वही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्वामी विवेकानंद, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, पूरा पेपर ही रिपीटेड है क्या? अकॉर्डिंग टू द स्वामी विवेकानंद करेक्टर इज बिल्ड थ्रू, स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र का निर्माण कैसा होना चाहिए? सिंपल सी बात है, ठीक है। और वही देखना है आपको, अच्छी चीज ढूंढनी है। देखो धन और प्रसिद्ध नहीं भाई, क्या ऐसे थोड़ी ना बात कही होगी, खाना सोना थोड़ी ना होगा, राजनीति थोड़ी ना होगी, सीधी बात है विचारों कर्मों का अनुशासन, ठीक है। तो आपके बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 2 सेकंड रुकिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद बिलीव्स दैट स्ट्रेंथ इज, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? तो उनके अनुसार शक्ति क्या है? क्या खतरनाक, पाप, जीवन या व्यर्थ? तो ये बात पूछ रहा है, स्ट्रेंथ की शक्ति क्या है? तो शक्ति उनके अकॉर्डिंग क्या है? उनके अकॉर्डिंग लाइफ, जीवन, उनके अकॉर्डिंग शक्ति क्या है? जीवन है। हु प्रपोज द आइडिया ऑफ द 7 सोशल साइन, ठीक है, 7 सामाजिक पापों की अवधारणा किसने दी है? तो ये जो अवधारणा है वो किसने दी है? आपके महात्मा गांधी जी ने दी है। किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी वेल्थ विदाउट वर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, काम के बिना धन क्या के अनुसार क्या है गांधी जी के अनुसार? तो वो है सोशल साइन, ठीक है, ए सोशल साइन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, हु रोट द कल्चरल इन बिल्डिंग ए चाइल्ड्स कैरेक्टर, ठीक है, अब्दुल कलाम के अनुसार बच्चे के चरित्र निर्माण में किसकी भूमिका सबसे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें रिपीटेड ही आए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आए हुए हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था? इनके अकॉर्डिंग था पेरेंट्स एंड टीचर, ठीक है, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर कलाम बिलीव्स टीचर शुड बी, ठीक है, ये पेपर बिल्कुल सेम टू सेम ही है क्या? 2 सेकंड रुकिए, मैं देखता हूँ, कभी ये पेपर मैंने वही वाला ना करा दिया हो आपको। पेपर काफ़ी सिमिलर है, मैंने अभी चेक किया, ठीक है, पेपर काफ़ी सिमिलर है, बिल्कुल ही, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, सेम पेपर नहीं है। हम 13 क्वेश्चन पे आ गए हैं। डॉक्टर कलाम बिलीव्स टीचर्स शुड बी, तो टीचर कैसे होने चाहिए? टीचर कैसे होने चाहिए कि आपका राष्ट्र निर्माण और आदर्श, मतलब कि आपके नेशन बिल्डर्स होने चाहिए एंड रोल मॉडल्स होने चाहिए, ठीक है। बात क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एथिकल बिहेवियर इज ए प्रोफेशनल सेटिंग इंक्लूड्स, पेशेवर वातावरण में नैतिक आचरण शामिल है। तो क्या शामिल होगा? आपका बी ऑप्शन, प्रतिबद्धता का सम्मान करना, लाइक सभी का सम्मान करना, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवीसी? सीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो सीवीसी की फुल फॉर्म इनमें से क्या है? सीवीसी की फुल फॉर्म इनमें से आपकी ए ऑप्शन, सेंट्रल वायलेंस कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का क्या एडवांटेज है? एक तो क्या एडवांटेज मिलेगा आपको? सिंपल सी बात है, 24 आवर एक्सेस टू स्टोर, मतलब कि हम कभी भी जब चाहे जब हम चीज़ मंगा सकते हैं। टू इंश्योर सेफ्टी इन ऑनलाइन शॉपिंग, क्या पूछ रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपयोगकर्ता को क्या चाहिए? तो सिंपल सी बात है, क्या चीज़ होती है? एक चीज़ होती है, इसे बोलते हैं OTP, वन टाइम पासवर्ड, तो यही होता है। 17 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा, नहीं 2 सेकेंड, ये तो शॉपिंग के लिए है ना, तो शॉपिंग के लिए तो वेरीफाई वेबसाइट, ये आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड तो पेमेंट के लिए है,
ठीक है। अगर पेमेंट की बात करें तो वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर शॉपिंग की जो सेफ्टी की बात हो रही है तो वो तो आएगा शॉप, हमें ऐसी जगह शॉप करनी चाहिए जो वेरीफाइड वेबसाइट है, ठीक है। अगर हमने किसी और ऐसी साइट से शॉपिंग करी, सिंपल सी बात है हम ठगे जा सकते हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कुलर वैल्यू। सर्कुलर वैल्यू के बारे में पूछ रखा है, धर्मनिरपेक्ष मूल्य क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, क्या करुणा आएगा इसमें, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा, क्षमा आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा, ठीक है, जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्पिरिचुअल वैल्यू इन मैनेजमेंट फोकस प्राइमरी, ठीक है, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होते हैं, तो किस पर केंद्रित होते हैं आपके, होते हैं ऑप्शन नंबर बी एथिकल। वही चीज जहां भी एथिकल दिखे आप आंसर लगा देना। सिक्योर वैल्यू इन मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन। सिक्योर वैल्यू प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य किस पर आधारित है, धर्मनिरपेक्ष मूल्य किस चीज़ों पर आधारित है, ये आपके सी ऑप्शन है, यूनिवर्सल प्रोफेशनल एथिक, वही एथिकल वाला जहाँ दिखेगा। एट विच लेवल इन सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मोस्ट रिवेलेंट, ठीक है, आत्म जागरूकता और व्यक्तित्व ईमानदारी किस स्तर पर अधिक प्रसंग होते हैं, तो किस स्तर पर होती है भाई आपके इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रमोटिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर वैल्यू इम्प्लीमेंट एट विच लेवल, ठीक है, किस लेवल पर इम्प्लीमेंट होती है, तो ये किस लेवल पर इम्प्लीमेंट होती है, ये आपके संगठनात्मक, मतलब कि जब भी हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट मतलब कि जैसे कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन चीज़ों पर, तो ये संगठन बना के चलते हैं, ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, ठीक है। 23 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द स्पिरिचुअल वैल्यू। स्पिरिचुअल वैल्यू का फीचर कौन सा नहीं है। अब जहाँ पर अच्छे अच्छे वर्ड हैं उसको हटा देंगे, जो सबसे क्या है अलग है वो उसे कर देंगे। तो किसकी बात हो रही है, नहीं की बात हो रही है। देखो फोकस ऑन प्रॉफिट, ठीक है, आंतरिक प्रेरणा, कंप्रेसिव एंड सहानुभूति और नैतिक आधार, ये आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। 23 का आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए ट्रांसफॉर्मेशनल फीचर ऑफ द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ इम्प्लीमेंट, ठीक है, आध्यात्मिक मूल्यों में परिवर्तन के लिए क्या आ जाएगा। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव ग्रोथ एंड चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ग्रोथ एंड चेंज। which is the objective of the decision making thought। देखिए डिसीजन मेकिंग थॉट के बारे में पूछ रहा है कि उसका क्या उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है जी, सिंपल सी बात है, जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपके निर्णय का प्रभाव सभी हितकारों के लिए, ठीक है, हितकारों का विचार, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, निर्णय प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है। सबसे पहला चरण होता है समस्या का पहचानना, ठीक है। ये क्वेश्चन उस पेपर में आया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर रिसर्च से जुट के, ठीक है, वहाँ मैंने भी एक्सप्लेन किया था। तो पहली चीज़ होती है रिसर्च में प्रॉब्लम सॉल्व करना, और दूसरी चीज़ होती है उसका हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है, याद रखना। व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। फाइनल स्टेप क्या होता है डिसीजन मेकिंग में, तो फाइनल स्टेप आपका क्या होता है, फाइनल स्टेप होता है आपका इवेल्युएट करना, ठीक है, मूल्यांकन करना कि हाँ हमने क्या किया है। अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल लीडरशिप। तो भगवद गीता के अनुसार सभी के सभी जानते हैं क्या, इसमें एक चीज़ होती है कर्मा, बिना फल की चिंता, वो कि फल की चिंता ना करें और आप कर्म करें, ठीक है। इन भगवद गीता स्थिर बुद्धि, ठीक है, इस स्थिर जो बुद्धि होती है वो किस चीज़ से रिलेटेड करती है भगवद गीता के अकॉर्डिंग। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा आपका ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, रिमेनिंग बैलेंस एंड अ काम एवरी ड्यूरिंग क्राइसिस, संकट में संतुलन और शांत रहना, ठीक है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो उसमें आपको शांत रहना चाहिए। धर्म आधारित संग्रह इनमें से क्या है, किसमें धर्म बेस पूछ रहा है। तो धर्म बेस क्या हो जाएगा, देखो जहाँ भी एथिकल दिखेगा वहीं पे आंसर लगाना है आपका, एथिकली आंसर होगा। हु कॉइन
द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म किसने यूज करी, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वहां पर भी आया हुआ है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आपका आंसर हो जाएगा ऑथर टेल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। देखो जो आपकी सॉइल है वो इकोसिस्टम का है, बैक्टीरिया भी इकोसिस्टम में आएगा और सनलाइट भी इकोसिस्टम में आएगा, आपकी जनसंख्या घनत्व तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोड्यूसर इन ए इको सिस्टम आर जनरली, मैंने आपको बताया था एक पिरामिड होता है, क्या होता है, एक पिरामिड होता है और उस पिरामिड में 2-3 चीज़ें होती है, ठीक है। आप जो दूसरी वीडियो थी ना उसे आराम से देखना, क्योंकि उसमें भी ये सारी चीज़ समझाई हुई है मैंने। तो उस पिरामिड में 2-3 चीज़ें थी, जिसमें सबसे नीचे प्रोड्यूसर आता है, फिर आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्टियरी, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम आर जनरली, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो जनरली कैसा होता है, तो जनरली कैसा होता है, जो हरे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आपके जनरली वहाँ पर आते हैं, ठीक है। कंज्यूमर दैट फीड ऑन द बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों जो प्लांट और एनिमल खा सकते हैं, मतलब कि दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं, उन्हें को क्या बुलाता है, ठीक है। शाकाहारी जो खाली सब्जी खाता है, ठीक है, मांसाहारी जो खाली मांस खाता है, और सर्वाहारी जो दोनों खाता है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 35 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपघटन का मुख्य कार्य क्या है, डिकम्पोज होना, डिकम्पोज का मतलब होता है क्या, पोषक तत्वों का पुनरावर्ती होना, मतलब ये रिसाइकलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो क्या होती है, एनर्जी फ्लो एक दिशात्मक होती है, क्या होती है, एक दिशात्मक, मतलब ये आपका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का। 37 पे आ जाते हैं, पूछ रहा है विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। देखो 2 तरह के पिरामिड, अगर आप जो मैंने पहले वीडियो लिया उस पर देखना, एक होता है नीचे की साइड मतलब कि डाउनवर्ड्स, और एक होता है अपवर्ड्स, ठीक है। जब भी बात आएगी किस चीज की, जब भी बात आएगी आपकी एनर्जी की, जब भी बात आएगी आपकी एनर्जी की तो वो अपवर्ड होगा, और जब भी बात आएगी बायोमास की तो वो डाउनवर्ड होगा, ये बात याद रखना आप, ठीक है। बायोमास का डाउनवर्ड होता है और एनर्जी का अपवर्ड होता है, ये अपराइट, मतलब कि आपका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ द बायोमास जनरली, देखो बायोमास की बात हो रही थी, बायोमास का हो जाएगा आपका इन्वर्टेड, मतलब नीचे उल्टा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मैंने अभी बताया डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब इन्वर्टेड ही होता है, ठीक है। 38 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 38 का ए होना चाहिए। हाँ इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल इन ऑफ इन सितु कन्वर्सेशन, ठीक है। अंत, ये अंत्य संरक्षण की बात हो रही है, ठीक है। अंत्य संरक्षण का उदाहरण क्या है, तो अंत्य संरक्षण का उदाहरण क्या हो जाएगा, वनस्पति उद्यान हो जाएगा, ठीक है। जू से कोई लेना देना नहीं, नेशनल पार्क से जो लेना और सीड बैंक से कोई लेना देना नहीं है। हेलो, लैपटॉप बंद हो गया था तो इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं, किस क्वेश्चन पे थे हम, 39 क्वेश्चन पे थे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द इन सेतु कन्वर्सेशन, निम्न में से कौन सा अंत्य संरक्षण का उदाहरण है। देखिए अंत्य संरक्षण क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ठीक है। इसका ऑप्शन आंसर बताया था क्या मैंने, चलो कोई नहीं, हम दोबारा से कर लेते हैं क्वेश्चन को। अंत्य संरक्षण होता क्या है उस चीज़ को जान लीजिए। अंत्य संरक्षण वो होता है जहाँ पर कोई पौधे या जानवरों, मतलब एनिमल्स या आपके जो पौधे हैं, इन सभी की प्रजातियों को प्राकृतिक आवास, मतलब कि एक नेचुरल आपका हैबिटल देते हैं, तो उससे संरक्षण देंगे, मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पर इन सभी का क्या होता है, संरक्षण होता है, उसको बोलते हैं क्या चीज़, इन सेतु, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका जू हो गया, जो आपका
बोटेनिकल गार्डन हो गया, वनस्पति उद्योग, सीड बैंक हो गया, ये सभी एक टाइप की चीजें और इसे इन सबको बोलते हैं एक्स सेतु। क्या बोलते हैं इन्हें? एक्स सेतु, या हिंदी में बोला जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। और जो नेशनल पार्क्स होते हैं ये होता है इन सेतु। ठीक है, तो नेशनल पार्क कैसे हैं? ये इन सेतु कहलाते हैं और ये सभी सभी एक्स सेतु कहलाते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं था इसका। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं द मेन एम्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन इज टू, ठीक है, कंजर्वेशन, जैव विविधता। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैव विविधता से जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चन आपसे आप पूछे जाएंगे। तो जैव विविधता में पूछ रहा है, जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या? प्रिवेंट द वैरायटी ऑफ द स्पाइसेस एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब कि प्रजातियों और अनुवांशिक विविधता के संरक्षण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट वे टू द इंडिविजुअल कैन हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन? ठीक है, निम्न में से कौन सा तरीका एक व्यक्ति द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाने वाला सबसे अच्छा तरीका है? मतलब क्या किया जा सकता है? तो इसमें जो आपका आंसर ठीक हो जाएगा वो आ जाएगा आपका यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। देखो, सार्वजनिक परिवहन तो चलेंगे, मतलब कि बस ट्रेन तो चलेगी। तो इन चीज़ों का अगर हम यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम पर्यावरण को एक तरीके से क्या वायु प्रदूषण को बचा सकते हैं। ठीक है, हर यात्रा के लिए अगर मैं निजी वाहन लूँगा तो देखो मेरा निजी वाहन का भी प्रदूषण फैलेगा और जो सार्वजनिक परिवहन चलेगा उसका भी फैलेगा। सूखी पत्ती और कचरा जलाना, ये तो गलत है बिल्कुल। सूखी पत्ती कचरा जलाओगे तो आपका प्रदूषण और ज़्यादा फैलेगा। पेड़ लगाने से बचना, पेड़ अगर ये होता पेड़ लगाना तो आप पोल्यूशन को कम कर रहे होते हैं, लेकिन उससे बचना मतलब पेड़ नहीं लगा रहे तो ये तो और पोल्यूशन फैला रहा है। तो इसमें सबसे जो बेहतर आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घरेलू स्तर पर जल प्रदूषण को कम करने के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है? घरेलू स्तर पर मतलब कि आपके इंडिविजुअल की बात हो रही है, डोमेस्टिक लेवल पर। तो क्या किया जा सकता है? सिंपल सी बात है, इनमें जो अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन देखने को बिल्कुल सही मिलेगा? तो आपका जो बी ऑप्शन है वो देखिए एक बार आप पढ़ेंगे, यूजिंग इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट, मतलब कि आप कैसे अनुकूल सफाई उत्पादन का उपयोग करें। देखो, रसायनों को नाली में डालना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जिसकी वजह से पानी प्रदूषण होगा। मतलब कि आप केमिकल वगैरह अगर पानी में डाल दें तो प्रदूषण होगा। ये फैक्ट्रियाँ ही तो करती है, फैक्ट्रियों से केमिकल निकलता है और वो सीधा पानी में नालियों में चला जाता है, वहाँ से अलग अलग जगह पर मिल जाता है, नदियों में, नहरों में, अलग जगह पर। हमारे यहाँ पर भी एक धमोला नदी है तो वहाँ जाके मिल जाता है। धमोला नदी एक समय पर पाँवधोई नदी कहलाती थी और बहुत साफ थी बहुत पहले, पर लेकिन अब देखो क्या कंडीशन हो गई है। तो ये इसी वजह से दवाइयों को शौचालय में बहाना, जब दवाइयाँ आप शौचालय में बहा दोगे तो उससे जो बायोकेमिक होनी चाहिए सारी चीज़ें चाहिए थी वो होना बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात, तो वो उससे प्रदूषित हो जाएगा। अधिक पानी से गाड़ियों को धोना, अगर आप पानी से गाड़ियों को धोओगे तो क्या है, पानी आपका क्या होता रहेगा, वेस्ट होता रहेगा। तो आपका ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the effective way for individual to reduce प्लास्टिक पोल्यूशन? प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इंडिविजुअल पूछ रहा है वो, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रिड्यूसिंग एंड रिसाइकिल प्लास्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि आप प्लास्टिक प्रोडक्ट को कम से कम यूज़ करें और रिसाइकिलिंग प्लास्टिक का यूज़ करें जो रिसाइकिल हो सके, ऐसी प्लास्टिक ना करें जो रिसाइकिल ना हो सके। 44 क्वेश्चन की, वाई इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस पार्टिसिपेट इन पोल्यूशन कंट्रोल? व्यक्तियों का प्रदूषण नियंत्रण में भाग लेना क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, हम व्यक्ति अगर प्रदूषण के नियंत्रण में भाग नहीं लेंगे तो प्रदूषण फैलता ही चला जाएगा। और उसके लिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडिविजुअल एक्टिंग कलेक्टिविटी इम्पैक्ट इन द एनवायरनमेंट। मतलब कि व्यक्ति सीधे सीधे तरीके से क्या पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45। विच ऑफ द फ्लोइंग पोल्यूशन इज, ठीक है, मोस्ट हार्मफुल? ये पूछा है इनमें से कौन सा प्रदूषण समुद्री जीवन के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? समुद्री जीवन के समुद्र के लिए सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होता है वो कौन सा होता है? वो आपका होता है बेटा प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, आपने सुना भी होगा, ये इसने गलत लगाया हुआ है। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है आपका समुद्र के लिए। देखो, प्लास्टिक पानी में नहीं गलती
और आपने एक सुना होगा अभी कुछ समय पहले कि जो हमारा इंडिया से या इधर वाले जो आपका एशियाई देश है, जब वो प्लास्टिक का कूड़ा फेंकते हैं तो वो समुद्र में बह के कहाँ चलाता है, यूएस के अदर साइड पे चलाता है जहाँ पे चिली देश है, तो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक का कूड़ा जमा हो रखा है। ठीक है, तो वही चीज़ प्लास्टिक वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक है। विच ग्रीन हाउस गैस इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग? कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो जी कौन सी है? देखो ग्लोबल वार्मिंग में होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन आता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसमें कौन सा आ जाएगा? देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो ये आ गया कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि नॉट नहीं पूछा। ठीक है, व्हाट डज वाटर पोल्यूशन डायरेक्टली इफेक्ट? क्या कह रहा है? जल प्रदूषण का सीधा भाव किस पर पड़ता है? जल प्रदूषण का सीधा भाव किस पर पड़ेगा? देखो सीधी सिंपल सी बात है, एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि जो पानी है वो बादल पानी ले जाता है और फिर उस पानी को क्या करता है, बारिश के तौर पे छोड़ देता है नीचे, और ये पूरा एक कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं? जलीय पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 पर आ जाते हैं। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन? क्या पूछ रहा है? लॉन्ग टर्म के लिए क्या इफेक्टिव होगा? थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज टू लाउड नॉइस कैन लीड टू? तेज आवाज से लंबे समय तक संपर्क में रहने से क्या हो जाता है? सिंपल सी बात है, हम बहरे हो जाएंगे, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। विच यूनिट इज यूज टू मेजर साउंड इंटेंसिटी? साउंड के लिए क्या यूज किया जाता है? क्या कैल्विन टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, जूल वर्क के लिए यूज किया जाता है, वाट पावर के लिए यूज किया जाता है, और एक चीज होती है डेसिबल, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? जो आपकी साउंड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is air quality index? The air quality index is used to measure. एयर क्वालिटी इंडेक्स किसको करेगा? सिंपल सी बात है, वो आपके वाटर को थोड़ा ना करेगा, वाटर को भी नहीं करेगा, सॉइल को भी नहीं करेगा, नॉइस को भी नहीं करेगा, वो एयर को ही करेगा। ठीक है, नाम से ही समझ में आया, एयर। न्यूक्लियर पोल्यूशन इज प्राइमरी कॉज बाय? नाभिकीय प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? नाभिकीय प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो है थर्मल पावर प्लांट। ये जो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं ये क्या करते हैं? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से रेडिएशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रेडिएशंस। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन? मैंने अभी देखो रेडिएशन के बारे में बता रहा हूँ ना, तो एक रेडिएशन का सबसे बड़ा एक जो सबसे खतरनाक है वो है आपका कैंसर। क्या है? कैंसर। मैडम क्यूरी की कहानी याद रखना। मैडम क्यूरी एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने रेडियम की खोज की थी, और मैडम क्यूरी ने इस रेडिएशन के बहुत पास रही, क्योंकि रेडियम में से एक रेडिएशन निकलती है, और रेडिएशन के पास रह के उनको कैंसर हो गया था। उनके जो हस्बैंड थे वो भी, उन्हें भी कैंसर हो गया था, और उनकी जो लड़की थी वो भी कैंसर हो गया था, मतलब कि, और सब पूरा परिवार नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच न्यूक्लियर डिजास्टर अकर्स इन द 1986? ठीक है, मोस्ट फेमस है ये, और अक्सर पूछा भी जाता है। तो क्या पूछ रहा है कि 1986 में कौन सा नाभिकीय अपघटन घटना हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सॉरी, जिसका नाम है चोर्नोबिल। चोर्नोबिल एक घटना हुई थी जो कि उस पर थी। नेक्स्ट चलते हैं। वन मेजर डायलेमा ऑफ द प्राइवेटाइजेशन? निजीकरण का एक प्रमुख दुविधा क्या है? निजीकरण क्या होता है? निजीकरण का मतलब है जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर को बेचना। ठीक है, ये एक एलपीजी की एक पॉलिसी है, एलपीजी पॉलिसी है। एलपीजी पॉलिसी का मतलब एल से लिबरलाइजेशन होता है, पी से प्राइवेटाइजेशन होता है, और जी से ग्लोबलाइजेशन होता है, जो कि 1991 में आई थी। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि दुविधा क्या है, निजीकरण की एक प्रमुख दुविधा क्या है या सुविधा है? ये तो ऑप्शन पढ़ के ही पता चलेगा कि क्या है ये सुविधा, क्योंकि मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है ये। ठीक है,
ऑप्शन पढ़ के समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बेटा सुविधा है, दुविधा नहीं है ये। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या? लाभ की इच्छा, लाभ की इच्छा के लिए और जनहित के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। जो प्राइवेटाइजेशन करता है, मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, तो उसके लिए क्या होता है कि या तो लाभ कमाना है या फिर लोगों का भला करने के लिए। जैसे कि आज के पहले रेलवे क्या था, बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर पे था, लेकिन अब वो कुछ परसेंट प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलने लगी है, सुविधाएं मिलने लगी है। अब आज से पहले जब हम रेलवे स्टेशन जाते थे तो हालत बहुत ख़राब होती थी, लेकिन आज हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इतना अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है और बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप किया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का एक एडवांटेज पूछ रहा है वो, तो इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो एडवांटेज आपको बी ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंक्रीज इफिशिएंसी एंड द कम्पिटिटिवनेस, मतलब कि दक्षता, और मतलब कि वही है, सिंपल सी बात, उसको इम्प्रूव करते जा रहा है। व्हाट इज द कॉमन साइबर सिक्योरिटी रिस्क? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर एक सिक्योरिटी रिस्क होती है, जो कौन सी रिस्क होती है, जो होती है आपका फिशिंग हमले। फिशिंग हमले क्या होते हैं, फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं? इसमें एक आपको, आपके मोबाइल को, आपके आईडी को एक व्यक्ति हैक कर लेता है और आपको बताता नहीं है कि हैक हो गया, और आपकी आइडेंटिटी का यूज करता है अलग जगह पे, इसको ये इस तरीके से कहते हैं। 58 पे, एक की चैलेंज इन साइबर सिक्योरिटी टुडे। अब साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी का क्या है, तो आप जब इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, कीपिंग अप विद द इन्वॉल्विंग साइबर थ्रेट। ठीक है, लगातार बदलते खतरों के साथ तालमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच रिपोर्ट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा कौन। एक तो एक चीज़ बता देता हूँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसमें 17 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कितने गोल्स, कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, तो 17 पॉइंट्स दिए गए हैं, 17 गोल्स है। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपका कब सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है? ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ आपका, जो आपका बी ऑप्शन है, ब्रूटलैंड में। तो एक ब्रूटलैंड रिपोर्ट बनी थी, तो ये सबसे आसान, मतलब कि मेन आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज द पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो निम्न में से कौन सा सतत विकास का एक स्तंभ है? तो सतत विकास का जो स्तंभ है इनमें से वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल, मतलब कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल इनमें से आपका बी ऑप्शन नहीं है, संसाधन का अत्यधिक दोहन। देखो ये कभी कभी भी डेवलपमेंट नहीं लगेगा अगर दोहन करेंगे। 2 सेकंड रुक जाइए। अगर हम दोहन करेंगे तो वो कभी भी किसी भी चीज़ का क्या नहीं करेगा, वो कभी किसी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो हर चीज़ का एक तरीके से कह सकते हैं कि खराब करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच अनटाइल नेशन प्रोग्राम प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कौन प्रमोट करता है इस चीज़ को? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कौन प्रमोट करता है, UNDP। ठीक है, अगर आप जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है एक और पेपर, अगर उसे करेंगे तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन चीज़ों को। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना, बहुत अच्छी से आपको समझ में आ जाएगी। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है मेन एम। तो सर्कुलर इकोनॉमी का जो मेन एम होता है वो आता है आपका मिनिमाइज वेस्ट एंड द मेक द मोस्ट रिसोर्सेज, मतलब कि आपके रिसोर्सेज को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रैक्टिस सपोर्ट द सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। ये सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के बारे में पूछ रहा है, तो ये किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, क्या सपोर्ट करता है? तो आपका जो सपोर्टेबल होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग मटेरियल्स। ठीक है, इन सर्कुलर इकोनॉमी प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू बी। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से उत्पादकों को डिजाइन किया जाता है? तो आपका जो आंसर ठीक हो जाएगा वो आपका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, स्थिर
मरम्मत योग्य और पुन पुनर्चक्रण योग्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज कॉल्ड ऑन एंटरप्रेन्योर, मतलब कि उद्यमी किसको कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है कि उद्यमी जो होते हैं, मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कौन होते हैं। तो ये कौन होते हैं, एक पर्सन होते हैं जो नया स्टार्टस, मतलब कि स्टार्टस कह सकते हैं, बिजनेस कह सकते हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। ये तो आपने उसमें भी देखा है कि वो शार्क टैंक करके आता है, ठीक है। तो उसमें भी देखा है एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सारे सारे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑलवेज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन। फूड चेन का जो फर्स्ट कंपोनेंट था मैंने बताया था, वो एक पिरामिड बनता है और उसमें सबसे पहला कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है। कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है, सबसे नीचे जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 68 पर। 68 का क्या कह रहा है, इन ए फूड वेब व्हाट डज द एरो रिप्रेजेंट। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, फूड वेब के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। फूड वेब और फूड चेन, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा फ्लो ऑफ एनर्जी, वो फ्लो ऑफ एनर्जी को बताता है। विच ऑफ दीज एनिमल ऑफ द सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर इनमें से कौन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, स्नेक। विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन डेड एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। इनमें से कौन सा जीव मित्र पौधों और जानवरों को सड़ा गलाकर तोड़ता है। तो इनमें से इस चीज़ को बोलते हैं डीकम्पोजर, ठीक है। डीकम्पोज करना, अपघटन करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, देखो इस टॉपिक का जो आप पढ़ रहे हैं, इसके टॉपिक का नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम है आपका ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इन्वायरमेंटल के बारे में तो आपको पता होना चाहिए किस दिन होता है। तो किस दिन होता है जी, 5 जून, 5 जून में होता है, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है बेटा, अर्थ डे सेलिब्रेट होता है 22 अप्रैल में। इसमें 22 अप्रैल में, इसमें होता है 22 अप्रैल। हम 73 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 73 क्वेश्चन में देखते हैं, विच ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे अधिक योगदान देने वाली मानवीय गतिविधि क्या है, ठीक है। तो मानवीय गतिविधि इनमें से कौन सी होती है, नंबर 3 ऑप्शन आपका बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि जीवाश्म का ईंधन का जो सबसे ज़्यादा जलता है, मतलब कार वगैरह हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, तो वहीं से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमाण है, इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमाण है, प्रमाण पूछ रहा है कि किस वजह से वो होता है। तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, चरम मौसम की घटनाएं, ठीक है। ये जो मौसम वेदर चेंज हो रहा है ना, आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा तेज गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ये सारे सारे ग्लोबल वार्मिंग की रीजन्स हैं। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास किया गया है। तो ये कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर आपका बी, क्रिप्टो प्रोटोकॉल, क्रिप्टो नहीं, क्रिटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्रिटो प्रोटोकॉल। विच ऑफ दीज इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन, इनमें से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है जो प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। तो कौन सा कम करने में मदद करता है, कोयल तो बढ़ाता है जी, पेट्रोलियम भी बढ़ाता है जी, ठीक है, नेचुरल गैसेस भी बढ़ाती है, एक विंड एनर्जी है हवा, जो इसमें क्या करता है, कम करता है, कम कह सकते हैं, मतलब वैसे डायरेक्टली कम नहीं करता पर लेकिन कह सकते हैं। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टैंडर्ड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्या पूछा है, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा मानक उपयोग किया जाता है। एक मानक होता है जो इसकी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, उस मानक को बोलते हैं ISO 14001, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑडिट्स, ठीक है। पर्यावरण जो ऑडिट होता है उसका प्रमुख उद्देश्य होता क्या है, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है पर्यावरण संबंधित कानूनों और नियमों का पालन करवाना, सीधी सी बात ये है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट द टिपिकली इन ए इन्वायरमेंटल ऑडिट,
ठीक है, इनमें से कौन सा सामान्यतः पर्यावरण आहत में मुख्यतः नहीं पाया जाता? तो क्या है जी आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा टेक्स फिलिंग, मतलब कि कर्व जो फिलिंग है वो आपका इन्वायरमेंटल में कहीं भी नहीं आता। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर कॉजेज ऑफ द हैबिट लॉसेस? इनमें से कौन प्राकृतिक आवास हानि का एक प्रमुख कारण है? तो इनमें से कौन सा है जी आपका नंबर 2 की हानि किस वजह से? वनों के कटने से बहुत हानि होती है हमें, पर्यावरण हानि। ठीक है, वन मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हैबिटेट लॉस होता है। आवास हानि का एक प्रमुख परिमाण क्या है? तो आवास हानि का एक जो प्रमुख परिमाण है वो क्या है? वो आपका बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रुक जाओ 2 सेकंड, मैंने ऊपर वाला सही बताया ना आपको? हाँ सही है, ऊपर वाला सही बता दिया। 82 का जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या? प्रजातियों का विलुप्त होना। ठीक है, जो स्पीसीज खत्म हो जाती हैं। विच ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द हैबिटेट लॉस? इनमें से कौन सी मानव गतिविधि आवास विनाश में सबसे ज्यादा योगदान देती है? तो कौन सी होती है बेटा? कौन? ये होती है आपकी माइनिंग। क्या आ जाएगा? माइनिंग। इसका माइनिंग ठीक हो जाएगा। व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2010 में हुई है इसकी। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज टू? तो किस चीज के लिए होता है ये? आपका प्रमोट करता है किस चीज को? ये आपको प्रमोट करता है पर्यावरण संबंधी विवादों का निपटारा करने को। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ नेशनल ग्रीन? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य शाखा कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर स्थापित की गई है वो पूछा है आपसे। तो ये स्थापित की गई है बेटा न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। FRI इज सुटेबल एट? ठीक है, FRI इसके फॉर्म भी निकलते हैं, आप सभी को सभी जानते हैं। ये आपका रिलेटेड है इससे फॉरेस्ट एरिया से। तो ये आपका किस कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, ये सभी को आपको पता होगा, गया होगा कोई ना कोई सा आप में से। ठीक है, द द विंड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज? ठीक है, WWF वन्य जीव का सिंबल है। ठीक है, तो किसका सिंबल है बेटा? तो ये जो सिंबल है ये आपका रेड पेंडा का सिंबल है। ठीक है, इंडियन क्या है ये? शेर। भारतीय शेर पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? ठीक है, भारतीय जो शेर है वो कहाँ पाया जाता है? ये बहुत ब्लर है। सॉरी, गिर फॉरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड हैबिटल डे इज ऑब्जर्व ऑन? वर्ल्ड हैबिटल डे कब मनाया जाता है? तो आपका वर्ल्ड हैबिटल डे मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ ईच अक्टूबर। बिल्कुल सही है, फर्स्ट मंडे ऑफ ईच अक्टूबर को मनाया जाता है ये। फुल फॉर्म ऑफ DDT? तो जो आपकी DDT की फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए। DDT की फुल फॉर्म है आपका जो ए ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। मेजर सोर्स ऑफ मिथाइल इज? तो मेजर सोर्स पूछ रहा है, तो मेजर सोर्स आपका कौन सा हो जाएगा? मेथड हो जाएगा ऑप्शन ए राइस फील्ड। ओजोन लेयर इज प्रेजेंटेड इन? ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट करती है? इस चीज को रिलेटेड पूछ रहा है और ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, समतापीय मंडल में। WWF की बात हो रही है, तो ये WWF वाला नहीं है। ठीक है, जो आप सोच रहे होंगे, तो ये आपका कौन सा है? ये आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। ठीक है, इसका आंसर होता है। ठीक है, ये वो वाला नहीं है, रेसलिंग वाला। विच गैस वाज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये सिर्फ नॉर्मल आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं, आपके कंपटीशन लेवल पर भी पूछा जाता है कि जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी उसमें कौन सी गैस थी? तो ये कौन सी गैस थी? ये आपकी मेथाइल मेथाइल आइसोक्लोरेट थी। ठीक है,
भाई थोड़े से ब्लर है सारे सारे। जैव निम्नकरण पूर्ण पूछ रहा है, तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अंडर कंट्रोल ऑफ, ठीक है, जल चक्र का नियंत्रण क्या करता है, कौन नियंत्रण करता है जी, आपका सी ऑप्शन, पाद पलवक। ठीक है, नहीं इसका ये नहीं होगा, वन होगा इसका, इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, वन ज़्यादा इसका बेहतर ऑप्शन होगा। ग्रेमप्लास्ट कंजर्वेशन इज द टाइप ऑफ द कंजर्वेशन। ठीक है, जमप्लाज्म संरक्षण एक तरह का संरक्षण का प्रकार है। तो किस संरक्षण का प्रकार, मैंने आपको देखो इन सेतु और एक्स सेतु बताए थे, तो ये किस चीज के लिए है, ये आपका कौन सा होगा, ये आपका एक्स सेतु होगा। ठीक है, ये वाला कौन सा होगा, एक्स सेतु होगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, पीसीबी स्टैंड्स फॉर, पीसीबी ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, तो पीसीबी का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, एमएबी, एमएबी के बारे में बात हो रही है, तो एमएबी का आएगा आपका मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, ये आपका पेपर था। ठीक है, ये पेपर आपका पूरा मैंने करा दिया है। ठीक है, ऐसे आप अच्छे से कर लेना, और मैं कह रहा हूँ इसमें रिपीटिंग बहुत देखने को मिलते हैं। एक और काम करना, आप जो इससे पहला ह्यूमन वाला पेपर है उसे भी कर लेना और ये वाला कर लेना, आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।